प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर नरेंद्र कुमार पासवान, राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय नगर उटारी गढ़वा। आज मैं उपस्थित हूं 12वीं कक्षा हिंदी की ऐच्छिक पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 की काव्य खंड में संकलित कविता यह दीप अकेला के प्रश्नोत्तर को लेकर। सबसे पहले मैं प्रश्न को पढ़ूंगा, इसके बाद आपको उत्तर लिखाऊंगा। तो आपका पहला प्रश्न है, दीप अकेला के प्रतीकार्थ को स्पष्ट करते हुए बताइए कि उसे कवि ने स्नेह भरा, गर्व भरा एवं मदमाता क्यों कहा है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। इस कविता में दीपक व्यक्ति का और पंक्ति समाज का प्रतीक है। पंक्ति में दीपक को ला कर रख देने का तात्पर्य है व्यक्ति को समाज का एक हिस्सा बना देना। कविता में दीप एक ऐसे व्यक्ति का प्रतीक है जो स्नेह से, गर्व से एवं अहंकार से युक्त है। दीपक तेल के कारण जलता है, वैसे ही मनुष्य भी स्नेह के कारण जीवित रहता है। दीप संसार को प्रकाशित करता है, उसकी लौ झुकती नहीं है, जो उसके गर्व का सूचक है। मनुष्य में भी अपने अनेक कार्यों के कारण गर्व विद्यमान होता है, वह कहीं झुकता नहीं है। जलते हुए दीपक की लौ इधर उधर हिलती रहती है। कवि ने इसे ही मदमाना कहा है। मनुष्य भी मस्ती में इधर उधर मदमाता रहता है। यही कारण है कि कवि ने उसे स्नेह भरा, गर्व भरा एवं मदमाता कहा है। अब आपका है दूसरा प्रश्न। यह दीप अकेला है, पर इसको भी पंक्ति को दे दो के आधार पर व्यष्टि का समष्टि में विलय क्यों और कैसे संभव है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत कविता में दीपक मनुष्य अर्थात व्यष्टि का और पंक्ति समाज का अर्थात समष्टि का प्रतीक है। दीप को पंक्ति में रखने का तात्पर्य व्यक्ति को समाज के साथ जोड़ना है। इसे ही व्यष्टि का समष्टि में विलय कहा गया है। ऐसा होना आवश्यक भी है। समाज में रहकर ही मनुष्य अपना तथा समाज का कल्याण कर सकता है। इस तरह ही समाज और मनुष्य का कल्याण होता है। जिस तरह दीपक पंक्ति में स्थान पाकर अपने प्रकाश में वृद्धि कर लेता है, वैसे ही मनुष्य समाज में रहकर अपने गुणों का विकास कर लेता है। दोनों का विलय होना आवश्यक है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अकेला व्यक्ति या अकेला दीपक कुछ भी नहीं कर सकता। जब वह पंक्ति तथा समाज में विलय होते हैं तो उसकी शक्ति का विस्तार होता है। व्यक्ति समाज के साथ मिलकर अपने गुणों का विकास करता है, वृद्धि करता है और शक्तिशाली हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, गीत और मोती की सार्थकता किससे जुड़ी है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि गीत तभी सार्थक है जब उसे कोई गाएगा, और मोती तभी सार्थक है जब गोताखोर समुद्र की गहराइयों में जाकर उस मोती को ढूंढकर ले आएगा। गीत को जब तक गाया नहीं जाएगा तब तक उसकी सार्थकता निरर्थक है। पन्ने में लिखा हुआ गीत अपनी पहचान नहीं बना सकता। जब लोगों द्वारा गीत गाया जाएगा तभी उससे पहचान मिलेगी, तभी वह सार्थक कहलाएगा। ऐसे ही मोती को यदि कोई गोताखोर समुद्र की गहराई से निकालकर बाहर नहीं लाएगा तो उससे उसकी कोई पहचान नहीं बनेगी। समुद्र की गोद में कितने ही मोती विद्यमान रहती हैं, वह बाहर नहीं लाई जाती है, अतः उसकी कोई पहचान नहीं बनती है। समुद्र में पड़ी हुई मोती की कोई पहचान नहीं होती है, वह निरर्थक होती है। अतः गीत की सार्थकता गाए जाने में और मोती की सार्थकता समुद्र की गहराइयों से बाहर आकर अपनी चमक बिखेरने में है। अब आपका है चौथा प्रश्न। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित पंक्ति के आधार पर व्यष्टि के समष्टि में विसर्जन की उपयोगिता बताइए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। जब व्यष्टि अर्थात व्यक्ति का समष्टि अर्थात समाज में विसर्जन होता है तो उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। प्रत्येक व्यक्ति सभी गुणों से युक्त होता है, लेकिन समाज में उसका विलय यदि नहीं है तो वह अकेला होगा। अकेला वह अपने गुणों का लाभ न स्वयं उठा पाएगा न समाज को दे पाएगा। जब वह समाज के साथ जुड़ जाता है तब उसके गुणों का सही लाभ उठाया जा सकता है। अपने गुणों से वह समाज का कल्याण भी करता है। इस तरह वह अपने साथ साथ समाज का भी सही मार्गदर्शन करता है। समाज का जब विकास होता है और समाज में एकता स्थापित होती है, तभी समाज का विकास होता है और समाज में एकता स्थापित होती है। तभी कवि ने कहा है कि दीप का पंक्ति में विलय होना अर्थात व्यक्ति का समाज में विलय होना आवश्यक है। समाज में विलय होने से वह स्वयं के व्यक्तित्व को विशालता प्रदान करता है। वह अकेले बहुत कुछ कर सकने की हिम्मत नहीं रखता है। जब वह स्वयं को समाज में मिला लेता है
तब वह समाज को मजबूत करता है और इससे राष्ट्र को भी मजबूती मिलती है। अब आपका है 5वां प्रश्न। यह मधु है डैश तख्ता निर्भय। पंक्तियों के आधार पर बताइए कि मधु, गोरस और अंकुर की क्या विशेषता है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। कवि के अनुसार मधु अर्थात शहद की विशेषता होती है कि इसे बनने में एक लंबा समय लगता है। समय इसे स्वयं धीरे धीरे टोकरे में एकत्र करता है, उसके बाद यह मीठा शहद बनकर तैयार होता है। गोरस हमें जीवन के रूप में विद्यमान कामधेनु गाय से प्राप्त होता है। जीवन रूपी कामधेनु से तात्पर्य जीवन में तमाम खट्टे मीठे अनुभवों से है। जब यह अनुभव प्राप्त हो जाता है तब वह अमृत के समान होता है। अंकुर की अपनी विशेषता है, वह पृथ्वी की कठोरता को अपने नन्हे कोमल पत्तों से फोड़कर बाहर निकलता है और सूर्य को देखने से भी डरता नहीं है। वह सूर्य को निडरता के साथ सामना करता है, अर्थात लघु या अकेला व्यक्ति भी संघर्ष करने के बाद वह भयरहित हो सकता है, समाज में अपनी पहचान बना सकता है। छठा प्रश्न है, भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। क यह प्रकृति स्वयंभू डैश शक्ति को दे दो। आप इसका उत्तर लिखेंगे। कविता में प्रकृति, स्वयंभू और ब्रह्मा की संज्ञाएं अंकुर अर्थात बीज को दी गई है। अंकुर धरती से बाहर आने के लिए स्वयं ही प्रयास करता है। वह धरती का सीना चीरकर स्वयं बाहर आ जाता है। सूर्य को देखने से वह डरता नहीं है। इस तरह कवि के अनुसार कवि भी गीतों का निर्माण स्वयं करता है। कवि अपने गीतों का गान निर्भयता के साथ करता है। कवि चाहता है कि उसे भी अन्य कवियों के समान उनका भी सम्मान होना चाहिए। अब ख यह सदा द्रवित चिर जागरूक डैश चिर अखंड अपनापा। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि दीपक सदैव आग को धारण किए रहता है, इस कारण से वह उसके दुख को बहुत अच्छी तरह से जानता है। इस सब के बाद भी वह दया भाव से युक्त होकर स्वयं जलता रहता है और दूसरों को प्रकाश देता रहता है। वह हमेशा जागरूक रहता है, सावधान रहता है तथा सबके साथ प्रेम का भाव रखता है। ग जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धामय, इसको भक्ति को दे दो। इसका आप उत्तर लिखेंगे। कविता में दीपक को व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। व्यक्ति हमेशा से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति कर रहा है, इसी कारण है कि वह ज्ञानवान और श्रद्धा से भरा हुआ रहता है। मनुष्य तथा दीपक दोनों में ये गुण समान विद्यमान होते हैं। अब आपका है 7वां प्रश्न। यह दीप अकेला एक प्रयोगवादी कविता है। इस कविता के आधार पर लघु मानव के अस्तित्व और महत्व पर प्रकाश डालिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि इस कविता में कवि ने दीपक की विशेषता बतलाई है। वह अकेला जलता है, इसके बाद भी वह स्नेह से युक्त है, उसमें गर्व विद्यमान है। उसका व्यक्तित्व इतना विशाल है कि अकेले में भी वह अपने को सार्थक प्रदान कर सकता है। उसमें विद्यमान गुण समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है। आवश्यकता पड़ने पर वह अपना सर्वस्व न्यौछावर समाज के लिए कर सकता है। वह नहीं चाहता है कि कोई आत्मत्याग के लिए उस पर दबाव डाले। वह स्वेच्छा से समाज की सेवा करना चाहता है। अब आपका इस कविता की अंतिम प्रश्न है 8वां प्रश्न। कविता के लाक्षणिक प्रयोगों का चयन कीजिए और उनमें निहित सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। कविता में कवि ने बहुत से लाक्षणिक प्रयोगों का चयन किया है। सबसे पहले उसने यह दीप अकेला में व्यक्ति के प्रतीक के रूप में दीपक का प्रयोग किया है। दूसरे जीवन कामधेनु में उसने जीवन को कामधेनु गाय के समान दिखाया है। तीसरे पंक्ति शब्द का प्रयोग उसने समाज के लिए किया है। अतः जब वह पंक्ति में जगह देने की बात करता है तो इसका तात्पर्य है कि वह व्यक्ति को समाज का अंग बनाना चाहता है। इसी तरह नहीं तो अपनी लघुता में भी कांपा में मनुष्य के छोटे होने की बात कही गई है। मनुष्य का विशेष गुण है कि वह फिर भी स्वयं के अस्तित्व को बनाए रखता है। वह लघुता में कांपता नहीं है, डरता नहीं है। यह दीप अकेला कविता की प्रश्नोत्तर यहीं पर समाप्त हो रही है। मैं बहुत जल्द अगली कविता मैंने देखा एक बूंद की प्रश्नोत्तर लेकर आऊँगा। यदि आपको मेरी कविता की व्याख्या प्रश्नोत्तर अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।